स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। वी वर डूइंग दिस एनसीएलटी एंड नेग्लेक्ट चैप्टर। तो एनसीएलटी के बाद ब्रेक होगा, ठीक है, देखते हैं कब होगा। एनसीएलटी चैप्टर हम लोग का चल रहा था, तो वो अभी मैं कंप्लीट कराऊंगा, वो पार्ट 1 के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एनसीएलटी एंड नेग्लेक्ट चैप्टर। नाउ वी हैव डन फ्रॉम सेक्शन नंबर 407 से लेके 423 इतने सेक्शंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अब आगे मैं कराने वाला हूँ सेक्शन नंबर 424 से लेकर 434 तक। उसके साथ ये एनसीएलटी नेग्लेक्ट विल बी ओवर, ठीक है। कोई सेक्शन छोटा नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना है। देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, ये प्रोसीजरल सेक्शंस है। अभी ना एनफोर्समेंट सेक्शन आने वाला है। अब क्या आने वाला है? शुरू वाला जो पोर्शन हम लोग पढ़े थे वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी नेग्लेक्ट, इट वाज दैट टाइप। और अब जो आने वाला है ना, दैट इज एनफोर्समेंट सेक्शन, कि एनसीएलटी के पास क्या पावर है, अपने पास किए हुए जजमेंट्स को वो कैसे एनफोर्स कर सकता है। ये सारी चीज़ें आने वाली हैं अभी, ठीक है। 424 से लेके 434 11 सेक्शंस होता है ना, हाँ 11 का रेंज हुआ ना, तो इसमें पावर्स आने वाला है एनसीएलटी का, कैसे एनफोर्स होगा, और फिर सीएलबी से कौन कौन से केसेस कैसे करके एनसीएलटी में ट्रांसफर होंगे, वो सब अभी डिस्कस होने वाला है। प्रोसीजरल सेक्शंस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है ना, पढ़ते वक्त इसकी लैंग्वेज हार्ड लगती है, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही बोल रहा हूँ मैं इन जनरल, कि पढ़ते लैंग्वेज हार्ड लगता है। तो अगर लैंग्वेज तुमको समझ में आ रहा है, लैंग्वेज पे कमांड है, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वी कैन ऑलवेज राइट इन आवर ओन लैंग्वेज। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग यहाँ की लैंग्वेज की मोहताज हैं। अब मतलब अपना लैंग्वेज का भी औकात होता है, मतलब अपना मतलब व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज आर टॉकिंग अबाउट, मतलब अपना मीन्स डिसेंट लैंग्वेज, ठीक है। ओन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम ही कुछ भी बोलना चालू कर देगा। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि एग्जैक्ट ये लैंग्वेज लिखना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये लोग तो बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस में ड्राफ्ट करते हैं, कॉमा डाल डाल के, जस्ट दे कीप ऑन एडिंग। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्ट सेंटेंसेस में अपनी बात बोल सकते हैं। दैट इज व्हाट आई मीन बाय ओन लैंग्वेज, ओके। पॉइंट्स तुमको कोशिश करने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के पॉइंट्स याद रहें, और तुम वो पॉइंट्स लिख के आओ। कई बार क्या होता है, व्हेन सेंटेंस के फॉर्मेट में इसका लैंग्वेज लिखा जाता है, तो छोटा छोटा जो पॉइंट्स होता है ना, वो एक ही सेंटेंस के अंदर कवर हो जाता है, और वो हम लोग को दिखता नहीं है क्लियर। हमारा काम है कि हम लोग को वो देखना है और उसको नंबरिंग करना है, ठीक है। तुम देखा होगा कई बार मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक सेंटेंस रीड करता हूँ, तो सेंटेंस के अंदर बोलता हूँ इसमें देखो 4 बात है, 1 2 3 4 करो। इट्स लाइक दैट। कोशिश करो टू आइडेंटिफाई एज मेनी पॉइंट्स एज पॉसिबल, रिमेंबर दोज पॉइंट्स एंड राइट इन एग्जाम। क्लियर बात है ना? मैं बोल चुका हूँ एनसीएलटी नेग्लेक्ट कमिंग टर्म के लिए पहली बार अप्लाई हो रहा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। पहले भी इसके कुछ सेक्शंस 407 से 414 नोटिफाइड थे, बट वो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं किए गए थे, तो अब वो एप्लीकेबल कर दिया ना, ठीक है। ये डन है एकदम, अपना समझ में आ रहा है। 2 चैप्टर विशेष तौर पे इंपॉर्टेंट, एक एनसीएलटी नेग्लेक्ट वाला और दूसरा है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था उसके अंदर भी कई सेक्शंस ऐड हुए थे, नए नए कई सेक्शंस ऐड हुए, तो मैंने बोला ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। पर ओवरऑल वो चैप्टर नया ही चल रहा था, उसमें कुछ और सेक्शन नोटिफाई हो गया, जहाँ की ये चैप्टर और ऑपरेशन वो तो पूरा नया नोटिफाई हुआ है। इट्स लाइक 2 चैप्टर्स न्यूली नोटिफाइड, सो दे बिकम इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। नवंबर, ये बात होगी 2014 की, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने पहली बार ये कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई किया था नवंबर 14 एग्जाम के लिए, ठीक है। विच एग्जाम? नवंबर 14 में। कंपनीज एक्ट 2013 का 98 सेक्शन तो तुमको मालूम है सितंबर 2013 में कंपनीज एक्ट का 98 सेक्शन सितंबर 2013 में नोटिफाई हो चुका था। बावजूद उसके उसको मई 14 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं किया गया था। फर्स्ट टाइम अप्लाई हुआ था ये नवंबर 14 एग्जाम में। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस टर्म में मैंने अमेंडमेंट क्लास लिया था, तो पहली बार लिया था अमेंडमेंट क्लास उस टर्म में। देयर वाज अ थिन बुक, आई थिंक 80 पेज कुछ होगा, दैट वाज गिवन, और वो सेक्शंस पढ़ाए थे मैंने। फाइनल लेवल पे 62 सेक्शंस एप्लीकेबल था, ठीक है, और वो मैंने पढ़ाया था। वो अनोखी बात, मतलब क्या बोलूँ मैं, नवंबर 14 में 120 मार्क का जो पेपर आता है, 58 मार्क्स उससे, मतलब ये लोग नोटिफाई किया वो, और पूरा वहीं से पूछ डाला 58, मतलब कोई वो पतला सा, अब ये लक है, ठीक है। अब वो सब डोंट कि हर बार नहीं, बट वो एक अनोखा ही बात हो गया था कि बस वो कोई स्टूडेंट है, वो 62 सेक्शन पढ़ के अगर चला जाता नया वाला, 58 मार्क्स सीधा वहाँ से उठा के वो लोग छेप दिए, और हल्के लेवल के क्वेश्चन, मतलब इन डेप्थ भी नहीं, ऊपर ऊपर का एकदम, समझ में आ रहा है? कोई मतलब इन डेप्थ तुमसे कुछ वो भी नहीं।
तो थोड़ा सा तो मन में फीलिंग आता है कि अगर इस टाइम में 2 नया चैप्टर नोटिफाई हुआ है, प्लस और चैप्टर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा इन्होंने अगर स्प्रेड आउट किया, ऐड किया, स्पेशल कोर्ट में भी ऐड किया है, तो मे बी दे पूछ सकता है एग्जाम में एकदम अच्छा खासा वेटेज। तो प्रिपरेशन इसमें बहुत टाइट रखना, लैंग्वेज पे कमाना। मेरे को डर बस एक ही बात का है, मैं पढ़ा दूंगा, तुम अभी सुन लेगा, और फिर एग्जाम में पता नहीं किस तरह से घर में पढ़ेगा और क्या मार्क्स देके वहाँ आएगा, ठीक है। बिकॉज जब एक क्वेश्चन आता है तो मेरे को बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा, देन ओनली आई विल गेट मार्क्स। खराब लिखोगे मार्क्स नहीं मिलने वाला। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, फालतू का तुम उसमें मार्क्स खो बैठोगे। तो अच्छे से पॉइंट्स को याद करना जब इसको पढ़ो, ठीक है। नंबर याद रहे तो अच्छा बात है, मैंने 14 नंबर्स तो मार्क कराया था, नहीं याद रहे तो ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ। सारा पावर्स और प्रोसीजर रिलेटेड सेक्शन है। किसके पावर्स की बात हो रही है? एनसीएलटी एंड नेक्लैट। जब भी ये चैप्टर पढ़ो 2 नाम याद रखो, ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल। हम लोग देखो, ये लोग जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये लोग बोलते हैं ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल, पर हम लोग जब एग्जाम में लिखेंगे तो वी कैन राइट एनसीएलटी एंड नेक्लैट, एनसीएलएटी। बात क्लियर एकदम? स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 424 प्रोसीजर बिफोर ट्राइब्यूनल एंड एपलेट ट्राइब्यूनल। एक बार बॉक्सेस का नंबरिंग करो ना। मैं सेक्शन नंबर 424 पर हूं। मैं कहां पे हूं? सेक्शन नंबर 424 पे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। 4 बॉक्सेस है मेरे सामने, 1 2 3 4। मैं सब सेक्शन वाइज बात नहीं करता, मैं बॉक्स वाइज बात करता हूँ। 1 2 3 4 मेरा लेआउट जैसे उस हिसाब से मैं बात करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट देखो, कोर्ट में अगर ट्राइब्यूनल में प्रोसीजर कैरी आउट हो रहा है तो इट्स लाइक अ कोर्ट, सो इट शुड हैपन एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड सो ऑन। इन्होंने बोला कि इनके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मैंडेटरी अप्लाई नहीं करता। दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर गिवन इन कोड फॉर सिविल प्रोसीजर, रादर दे कैन फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कितने याद है? पिछले दिन बोला था, व्हाट आर द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नंबर 1, मतलब कोई कल्प्रिट भले ही छुट जाए पर कोई भी इनोसेंट फंसना नहीं चाहिए। इसीलिए बिना प्रॉपर सबूत के, जब तक एकदम क्लियर नहीं हो जाए तब तक कोर्ट वर्डिक्ट पास नहीं करेगा, ठीक है। ये बेस प्रिंसिपल है कि कोई भी इनोसेंट पनिश नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्या, आप जस्टिस करने के पहले सामने वाले को भी बोलने का मौका दोगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो अपने बचाव में अपना डिफेंस रख सके। तो यू आर बाउंड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बट यू आर नॉट बाउंड बाय कोड फॉर सिविल प्रोसीजर। ये क्लियर है? अंदर पहला ये क्लियर है? तो ठीक है, हर चीज हाईलाइट मत करना, जब मैं बोलूंगा तब करना। द ट्राइब्यूनल एंड द एपलेट ट्राइब्यूनल शैल नॉट while disposing of any proceeding before it or as the case may be any appeal before it। अरे proceeding before it ये लैंग्वेज किसके लिए? NCLT। appeal before it ये लैंग्वेज किसके लिए? neglect के लिए। be bound by the procedure laid down in code of civil procedure 1908। अरे be bound की not be bound? not be bound मतलब they are not bound by the principles laid down in civil procedure code। अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का साल क्या होता है? 1973। सिविल प्रोसीजर कोड का साल क्या है? 1908। आगे, बट शैल बी अंडरलाइन, बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक बार सुनो, क्या मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल लिखा है क्या कहीं पे? 2 बुलेट बोला है तो लिखाया भी होगा। नहीं लिख, खाली बस बोला था कि लिखवाया नहीं था क्या? हाँ लिखवाया है, जो लिखा है अपने मन से लिखा होगा फिर, ठीक है। मैं लिखा दे तो लिख भाई, कहीं पे एडजस्ट करो, 2 लाइन बोलूंगा मैं। देखो, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। 2 लाइन का एडजस्ट हो जाएगा, कहीं भी आगे पीछे करो। 2 प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस डैश। Number 1, innocent should not be punished. Innocent should not be punished. Should not be convicted. Convicted मतलब थोड़ा अच्छा लैंग्वेज। Should not be convicted, ठीक है। Innocent should not be convicted मतलब कल्प्रिट भले ही एक्विटेड हो जाए, ठीक है, पर innocent convicted
नहीं होना चाहिए। कन्विक्टेड, एक्विटेड, एक्विटेड मतलब बाइज्जत बरी, कन्विक्टेड मतलब सजा सुनाया जाएगा, यू हैव बीन फाउंड गिल्टी। तो इनोसेंट शुड नॉट बी कन्विक्टेड। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अभी क्लियर है? तो इन लोग के ऊपर भाई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर नहीं लगता है, इनके ऊपर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस लगता है। अच्छा, बाद बाकी ये लोग अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे इनको रेगुलेट करना है ये लोग रेगुलेट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आगे, subject to other provisions of the act and of any rules made thereunder, the tribunal and appellate tribunal shall have, underline इसका जो last part है underline, the tribunal and appellate tribunal shall have power to regulate their own procedure। डन है ये एकदम, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, अब देखो एक लिस्ट ऑफ पावर्स लिखा हुआ है, देख रहे हैं लिस्ट ऑफ पावर्स। ये पावर्स किसके हैं? सिविल कोर्ट के पावर हैं। तो इन लोगों के पास भी सिविल कोर्ट वाला पावर्स है, ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल के पास भी सिविल कोर्ट वाला पावर्स है। उसमें जाने के पहले मैं तुमको एक बार बता देता हूं कि क्या क्या पावर होता है। क्या कोर्ट के पास ये पावर है किसी भी व्यक्ति को सम्मन दे के बुला सके? सम्मन मतलब होता है बुलाना, बुलवा सकता है, 1। सेकेंड, क्या आपको बुला के एग्जामिन ऑन ओथ कर सकता है? हाँ। थर्ड, कैन इट रिसीव एविडेंसेस ऑन एफिडेविट? ये क्या मतलब है रिसीविंग एविडेंसेस ऑन एफिडेविट? सुनो ध्यान से, दो लैंग्वेज है, एक होता है ओथ और एक होता है एफिडेविट। ओथ मतलब होता है ओरल कसम, ठीक है, और एफिडेविट का मतलब क्या? इट्स लाइक अ रिटन कसम। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आई सिंसियरली एंड सॉलमली स्वेयर एज अंडर, ये हुआ एफिडेविट का लैंग्वेज। एफिडेविट कब लगता है? मैं तुमको थोड़ा एफिडेविट के बारे में समझाता हूं। व्हेन डू यू यूज एफिडेविट? भाई कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई सबूत नहीं होता पेपर में आपके पास अवेलेबल, तो आप उसका एफिडेविट कराते हो। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। अ पर्सन वांट्स टू चेंज हिज नेम, नाम चेंज होता है, नाम का स्पेलिंग चेंज होता है ना, तो लोग अपना नया नया डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? अब नाम चेंज हुआ है तो मैं चेंज कर रहा हूं, कोई ऊपर से तो फरमान आया नहीं है, मैं चेंज कर रहा हूं, तो इस बात का तो मेरे को एक सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? स्टार्टिंग में कोई तो सबूत चाहिए, तब जाके तो कोई पेपर बनेगा। अरे पासपोर्ट बनेगा, वोटर कार्ड बनेगा, ड्राइविंग, वो तो बात की बात है, पहले एक तो कुछ चाहिए ना। तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो होता है उससे जाके एफिडेविट कराना पड़ता है, जहां तुम बोलते हो कि हिदर टू आई वॉज नोन एज, मतलब मेरा जो भी नाम है स्पेलिंग के साथ, फ्रॉम नाउ ऑन मेरा ये नाम होगा स्पेलिंग के साथ। तो उसमें तुम लिखते हो आई सिंसियरली एंड सॉलमली स्वेयर एज अंडर दैट आई हैव चेंज्ड माय नेम फ्रॉम सच टू सच, ऐसे करके। तो दैट एफिडेविट इज लाइक अ रिटन डिक्लेरेशन, इट्स लाइक अ रिटन कसम। बोल रहे ना आई सिंसियरली सॉलमली स्वेयर, तो स्वेयर एज अंडर मतलब इट्स लाइक अ रिटन कसम, दैट्स कॉल्ड एफिडेविट। तो कई चीजें ऐसी होती है जिनका डॉक एविडेंस कुछ होता नहीं है, तो वहां पे एफिडेविट कोई एविडेंस मान के ले लिया जाता है। 4 नंबर, क्या कोर्ट आपको फोर्स कर सकती है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो आप लेके आओ? कर सकता है। अच्छा, कोर्ट क्या सरकार को फोर्स कर सकता है क्या कि वो लोग भी अपना पब्लिक रिकॉर्ड्स में कोई अगर काम का डॉक्यूमेंट तो जमा करें? कर सकता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मतलब क्या है ना, कोर्ट के पास इतना पावर भी है कि वो सरकार को बोल सकता है कि आप लोग को अपना पब्लिक रिकॉर्ड्स का एक डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग। क्लियर? लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट के कुछ रिकॉर्ड्स इतने कॉन्फिडेंशियल है, जिसको एक बोला जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी के पर्पस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डॉक्यूमेंट आरटीआई एक्ट में भी कवर नहीं होता, आप वो नहीं मांग सकते। तुमको मालूम है ना आरटीआई में हम लोग बहुत सारा पब्लिक इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, बट सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ सच अ कॉन्फिडेंशियल नेचर कि वो आप मांग नहीं सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक इस तरह का गूगल पे या इंटरनेट पे एक वायरल न्यूज़ होता है कि ताजमहल वाज अर्लियर अ शिव मंदिर, अंदर बहुत सारा सेक्शंस क्लोज्ड है, उसमें ऐसा देखा गया वगैरह, तो इसका प्रूफ तो कुछ है नहीं और आप मांग भी नहीं सकते बिकॉज इट्स कंसिडर्ड एज अ थ्रेट टू नेशनल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी। तो अब बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कुछ एक चीज को छोड़ के कोर्ट के पास इतना पावर भी है कि वो पब्लिक रिकॉर्ड्स को मंगवा सकता है। नेक्स्ट, क्या कोर्ट आपके अरेस्ट के लिए वारंट इशू कर सकता है? हाँ, वारंट का एक और नाम चलता है कमीशन। वारंट का एक और नाम चलता है क्या? कमीशन। यू नो कमिश्नर, अगर तुमको अरेस्ट करने आएगा तो अरेस्ट करने का तुमको डीआईजी पुलिस आएगा, कमिश्नर आएगा कि इंस्पेक्टर आएगा? इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ये लोग ही आते हैं। जो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं ना वहां पे वो होते हैं कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, ये लोग ही ज्यादातर होता है ना। तुमको अरेस्ट करने सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आ रहा है, पर उसको वारंट किसने दिया? कमिश्नर। कमिश्नर हैज इशूड कमीशन। कमीशन मतलब नॉट कमीशन वाला कमीशन, कमीशन मींस वारंट। तो ये लोग क्या कर सकता है? कोर्ट इट कैन इशू कमीशंस टू पुलिस कि जाओ इसको अरेस्ट करो। और एक चीज हो सकता है, सपोज विटनेस जो है ना वो कोर्ट में नहीं आ सकता,
किसी वजह से विटनेस जो है कोर्ट में नहीं आ सकता जज के सामने, तो जज के पास पावर है कि वो कमीशन इशू करके बोल दे सर्टेन ऑथराइज्ड ऑफिसर को कि जाओ इसका विटनेस बाहर ही ले लो। ये भी हो सकता है। इशूइंग कमीशंस टू एग्जामिन विटनेसेस, फिर से इशूइंग कमीशंस टू एग्जामिन विटनेसेस, कमीशन मतलब वारंट। मैं बात समझ में आ रहा है? क्या पावर होता है सिविल कोर्ट का, वो सारा पावर्स का लिस्ट दिया है, पढ़ेंगे सब, पर रट्टा सारा करने की जरूरत नहीं है, तुम कोई भी 5 कर लो काफी है अंदर। The tribunal and the appellate tribunal shall for the purpose of discharging their functions under this act shall have the same powers as are vested in the civil court under Code of Civil Procedure 1908। मतलब हम लोग की प्रोसीडिंग्स भले ही सिविल प्रोसीजर कोड से बाउंड ना हो, पर हमारे पास जो पावर्स हैं वो सारे सिविल प्रोसीजर कोड वाले हैं। क्या क्या पावर्स है? नंबर ए, सम्मनिंग, अंडरलाइन करो सम्मनिंग, और आगे जाके देखो ओथ होगा। खाली कीवर्ड अंडरलाइन करो, डोंट अंडरलाइन एवरीथिंग, फायदा क्या है, मतलब सभी कर दो, फिर तो मैं पूरा मैट को पकड़ के एक बार में कंट्रोल अंडरलाइन मार दूंगा। सम्मनिंग एंड ओथ। सम्मनिंग मतलब क्या होता है बोलो? बुलाना, और ओथ मतलब वो समझता है तुम। नंबर 2, तुमसे डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं कि नहीं? अंडरलाइन डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तुमको बोल सकते हैं कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लेके आना पड़ेगा। 3rd, रिसीव, अंडरलाइन एविडेंस ऑन एफिडेविट। एफिडेविट किस चीज का होता है? जहां कहीं कोई डॉक एविडेंस अवेलेबल नहीं है वहां क्या होता है? एफिडेविट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल ऑफ मोर एग्जांपल ऑफ एफिडेविट। कई जन को ना एफिडेविट का फीलिंग नहीं है, कभी करवाया नहीं होगा, देखा नहीं होगा, तो एक आइडिया नहीं रहता, बस नाम खाली सुना है एफिडेविट एफिडेविट फिल्मों में। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। तुमने अपना घर चेंज किया है, एड्रेस चेंज हुआ है, पर तुम्हारे जितने भी वो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें तो पुराना एड्रेस होगा। अब आपको तो मालूम है कई जगह पे एड्रेस प्रूफ लगता है कि नहीं, बैंक वाले को देना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ, यहाँ देना पड़ेगा, वहाँ देना पड़ेगा, ये वो एटसेट्रा। तो अब एड्रेस तुमने चेंज किया, इस बात का सबूत क्या है? अगर तुमने घर खरीदा है तो घर का ओनरशिप का कागजात तुम्हारे नाम पे होगा, या फिर अगर रेंट पे है तो रेंटल एग्रीमेंट तुम्हारे नाम पे होगा। नाउ लेट्स से कि घर का पेपर्स या रेंटल का जो एग्रीमेंट्स वगैरह वो तुम्हारे पास अभी तत्काल अवेलेबल नहीं है, वो आते आते टाइम लगेगा, बट तुमको एड्रेस चेंज का इंटीमेशन तुरंत दे के अपना एड्रेस चेंज करवाना है कहीं पे। ठीक है, अब क्या किया जाए? तो आप जाओ भाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उसके सामने एफिडेविट सिंसियरली सॉलमली स्वेयर एज अंडर, पुराना एड्रेस ये, नया एड्रेस ये। तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का जो एफिडेविट बना है ना, वो यूज किया जा सकता है एज अ सबूत कि हाँ देखो मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, हालांकि मेरे हाथ में भी कोई रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है, मेरे हाथ में कोई प्रॉपर्टी का पेपर भी नहीं है। तो उसी के दम पे आपको एड्रेस चेंज वगैरह में, जैसे टेलीफोन लाइन आपका चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ जाएंगे उससे। ठीक है, तो वो हुआ एफिडेविट। जिन चीज़ों का कोई रिटर्न सबूत अलग से नहीं है उसके लिए क्या है? एफिडेविट। आगे नंबर कौन सा? 4 के अंदर सॉरी डी के अंदर अलाइन करो पब्लिक रिकॉर्ड। पब्लिक रिकॉर्ड, इनके पास सरकार से भी पेपर्स मांगने का पावर है। गवर्नमेंट को बोल सकता है कि ये वाला पेपर्स मेरे सामने लेके आओ, पब्लिक रिकॉर्ड्स मेरे सामने लेके आओ, बट सब्जेक्ट टू इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन सेक्शंस 124 एंड 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कुछ कागज भी मंगवा सकता है। देखो सारे के सारे पब्लिक रिकॉर्ड्स आप नहीं मांग सकते, कुछ एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इतने कॉन्फिडेंशियल कि आप आरटीआई में भी नहीं मांग सकते। ठीक है, आरटीआई एक्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करता है? मीडिया। ये जो न्यूज़पेपर मीडिया वाले हैं उन लोग तो सब पब्लिक रिकॉर्ड से मंगवाते रहेंगे। आज तो इतने सारे न्यूज़ चैनल है और सब में आपस में कंपटीशन है, एंड दे वांट टू गिव आउट सम चीज़ी न्यूज़, तो गवर्नमेंट से लगातार आरटीआई फाइल करके इन्फॉर्मेशन मांगेगा और मीडिया में न्यूज़ में चलाता रहेगा। तो आरटीआई का इस्तेमाल तो होता है, ऐसा नहीं कि आरटीआई का इस्तेमाल नहीं होता। नंबर ई, इशूइंग कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। विटनेसेस का एग्जामिनेशन वो तो समझ में आता है, वहीं पे जाकर लिया। डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट सपोज यहां नहीं आ सकता, कहीं दूसरी जगह है, तो वहीं पे जाके एग्जामिन कर लो। दैट इज इशूइंग कमीशन। कमीशन मतलब राइट डाउन वारंट। नंबर बोलूं मैं? एफ, एक्स पार्टे। ये तो तुम जानता है, एक्स पार्टे तुम जानता है ना, बुलाया तुमको, तुम नहीं आया, तो फिर एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर सकता है। एक्स पार्टे मतलब क्या होता है? विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पार्टी। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पार्टी, लिख लो, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पार्टी।
ठीक है, एक्स पार्टे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ पार्टी असेसमेंट कर सकता है। अब क्या कर सकता है, अगर आप आओगे नहीं तो बिना आपकी मौजूदगी के भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। अच्छा, एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर दिया, जैसे सपोज हम लोग कोर्ट हैं, ओके, हम लोग एक पार्टी को बुला रहे थे, हाजिर होना, इस दिन हाजिर होना, वो नहीं आ रहा है, कांस्टेंट डिफॉल्ट्स कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली कोर्ट एकदम दुखी होकर एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, मतलब उसके बिना मौजूदगी के जो उनको सर्कमस्टांसेस और एविडेंसेस के दम पे उचित लगा वो ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास करने के बाद वो बंदा अब जाके बोलता है कि सॉरी और हाजिर हो जाता है, ठीक है, और सारा चार्जेस मानता है, केस चलता है। तो क्या कोर्ट अपना ही खुद का पास किया हुआ एक्स पार्टे ऑर्डर जो अभी पास किया था, क्या उसको एनल कर सकता है? हाँ, कैंसिल कर सकता है। हाँ, नीचे नंबर जी, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर, जो बोलूंगा बस वन लाइन, सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर डॉट 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 एक्स पार्टे। तो जो अभी ऊपर एफ के अंदर एक्स पार्टे ऑर्डर पास किया उसको सेट असाइड माने सस्पेंड, एनल। नंबर एच, एच के बगल में क्या लिखाऊं मैं, रेस्टेड वरी। ए से एच 8 बुलेट्स होता है, तुम कोई भी 4-5 याद कर लो, दैट्स गुड इनफ। तो इनकी सबसे अच्छी बात क्या बोल रहा है मेरे को, कि बोलता है कि इनका प्रोसीडिंग्स जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड द्वारा बाउंड नहीं है, लेकिन पावर्स इनके पास वही वाले हैं, सिविल प्रोसीजर कोड वाले। थर्ड बॉक्स, वेज ऑफ एनफोर्समेंट, वेज ऑफ एनफोर्समेंट मिला। अब ये नाम से क्या सीन है, आई विल एक्सप्लेन। एनसीएलटी का औकात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टाइप है कि हाई कोर्ट टाइप है? हाई कोर्ट टाइप है, इट्स नॉट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे होता है, ठीक है, एनसीएलटी अपर लेवल पे थोड़ा। तो होता क्या है, जैसे सोचो देयर इज अ हाई कोर्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल देयर इज अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया है, रिकवरी ऑर्डर पास कर दिया है। हाई कोर्ट ने किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई रिकवरी ऑर्डर पास कर दिया है। इस पर्सन की रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लेस 1 पर लोकेटेड है, जहां ये रिसाइड करता है, या फिर ही कैरीज ऑन बिजनेस एट सम प्लेस 2, जहां ये अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है फॉर पर्सनल गेन, ठीक है। तो अब रिकवरी कहां से होना है, या तो यहां से होगा इसकी ये वाली प्रॉपर्टी को बेच के, या इसकी ये वाली प्रॉपर्टी को बेच के। तो ये प्रॉपर्टीज जिन डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है ना, वहां का जो लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर इनको भेज देगा और बोलेगा कि आपको इसको एनफोर्स करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उस ऑर्डर को एनफोर्स करेगा। एनफोर्स मतलब क्या होता है, आज ये प्रॉपर्टी वगैरह अगर इसका सेल करवाना है, बिकवाना है, जो भी करना है, पुलिस का असिस्टेंस लेना पड़ेगा। कौन सा पुलिस? लोकल पुलिस का असिस्टेंस लेना पड़ेगा। फिर बहुत सारे सरकारी ऑफिसर्स चाहिए, यू नीड पब्लिक ऑफिसर्स। जैसे पुलिस वाला तो जाके ऑक्शन कंडक्ट नहीं करवाएगा ना, देयर विल बी पब्लिक ऑफिसर्स हु डू ऑल दीज थिंग्स। तो ये पब्लिक ऑफिसर्स भी क्या है, सब लोअर लेवल के, लोकल लेवल पे। तो ये एनफोर्समेंट के लिए इनकी जरूरत है। तो अब हाई कोर्ट डज नॉट हैव द टाइम टू सी एनफोर्समेंट, कि हुआ कि नहीं हुआ, क्या है नहीं है, वो सब टाइम नहीं है। तो हाई कोर्ट ये सब ऑर्डर किसको पास ऑन कर देता है? लोअर कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। बोलता है भाई एनफोर्स करो आप इसको, ठीक है। क्या एनसीएलटी के पास भी पावर है कि वो इस तरह से ऑर्डर्स एनफोर्स करने के लिए लोअर कोर्ट की मदद ले ले? बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर ऑर्डर किसी इंसान के अगेंस्ट पास हुआ है तो आप वो जहां रहता है उस इलाके के लोअर कोर्ट को बोलो, या जहां वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है उस इलाके के लोअर कोर्ट को बोलो। लेकिन अगर ऑर्डर पास हुआ है अगेंस्ट सम कंपनी, तो कंपनी के लिए तो दो चीज नहीं होता ना, कि रहता कहां है और ऑफिस कहां है। कंपनी के लिए एक ही ऑफिस है, मेन कौन सा? रजिस्टर्ड ऑफिस, आरओ। तो फिर वो जिस जगह लोकेटेड है वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोल देगा कि एनफोर्स करो इसको। क्लियर है? तो एनफोर्समेंट का जो दायित्व है वो एनसीएलटी हाई कोर्ट अपने सिर पे नहीं लेगा, दैट इज डेलीगेटेड। नीचे, एनी ऑर्डर मेड बाय द ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल मे बी एनफोर्स्ड बाय दैट ट्राइब्यूनल इन द सेम मैनर एज इफ इट वर अ डिक्री मेड बाय, डिक्री समझता है? डिक्री, डिक्री और कोर्ट ऑर्डर में फर्क होता है, ठीक है। डिक्री का मतलब बता रहा हूं, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मनी सूट फाइल किया है, रुपए पैसे का, और वो जीत गया। कोर्ट ने इसके फेवर में जजमेंट दे दिया कि हाँ तुम जीत गए और ये आदमी तुमको इतना पैसा देगा। तो एक ऐसा कोर्ट ऑर्डर पास हुआ है विच इज गिविंग समथिंग टू यू ना,
एक ऐसा कोर्ट ऑर्डर पास हुआ है विच इज अवॉर्डिंग गिविंग समथिंग टू यू, कि तुम्हारे पास अब हक आ गया कि तुम अपना पैसा उस आदमी से ले सको, इसको बोलते हैं डेकरी। डेकरी मतलब एक तो होता है नॉर्मल कोर्ट ऑर्डर, हार जीत वगैरह, और एक होता है एक ऐसी जीत जहां जीतने पे मुझे जो डिफेंडेंट पार्टी था उससे एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डेकरी। तुमने किसी के खिलाफ रुपए पैसे का कोई केस किया और तुम जीत गए, तो अब जीत गए मतलब अब आपको रुपया पैसा मिलेगा ना, तो ये वाला जो कोर्ट ऑर्डर को क्या बोलते हैं, डेकरी। तो यहां पे भी तो रिकवरी हो रहा है ना असेट्स का। आगे पढ़ते हैं, एज इफ इट वर अ डेकरी मेड बाय कोर्ट इन अ सूट पेंडिंग देयर एंड इट शैल बी, अब अंडरलाइन चालू, इट शैल बी लॉफुल फॉर द, इट शैल बी, थर्ड लाइन में हूं मैं, ठीक है ना, it shall be lawful for the tribunal or appellate tribunal to send for execution of its orders to the court within the local limit। अरे court within the local limit कौन होता है, district court, court within the local limit, district court of whose jurisdiction। अब दो बुलेट है, अच्छा पहला बुलेट में अंडरलाइन करो कंपनी और दूसरे बुलेट में अंडरलाइन करो एनी अदर पर्सन। तो कंपनी के केस में कौन सा वाला कोर्ट, जहां वो वाली लोकल कोर्ट जिस जगह उस कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, और पर्सन के केस में जहां वो रहता है या जहां वो बिजनेस कैरी ऑन करता है। अंदर पढ़ो ए और बी। अभी लैंग्वेज क्लियर हो रहा है, ए और बी तुम देख रहे हैं हम लोग एकदम साफ हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई लैंग्वेज का मोहताज नहीं है। मैं अगर ये लैंग्वेज के जाल में फंस गया ना तो मेरे को एक बात याद नहीं रहेगा, बल्कि एकदम अपना सिंपल हिंदी भाषा में याद कर रहा हूँ, एकदम पूरा एकदम प्लेन क्लियर। देखो आई कैन कन्वर्ट इट टू इंग्लिश एनी टाइम ना, उतना हम लोग सब में कैपेबिलिटी है, ठीक है। मेन है वो मुद्दा याद रखना, अगर वो याद नहीं रहेगा मैं लिख नहीं पाऊंगा। चौथी हो गया यहाँ तक, चौथा पॉइंट उतना कोई दमदार नहीं है, बोल रहा है कि एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर एनसीएलटी और नेक्लैट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो चौथे के बगल में लिख लो ओनली हेडिंग, ओनली कैप्शन, मतलब एनसीएलटी या नेक्लैट में होने वाला कोई कार्रवाई को भी कानूनी कार्रवाई माना जाएगा, ठीक है। अंदर इंडियन पीनल कोड, यू नो इंडियन पीनल कोड, जहां से पूरा ये लॉ का स्ट्रक्चर निकल रहा है इंडियन पीनल कोड, तो बोलता है इसको भी एक कानूनी कार्रवाई यानी जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा एज पर इंडियन पीनल कोड। टर्न अंदर प्लीज अंडरलाइन करो ना, इंडियन पीनल कोड देखो होगा, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, डन है, ओके। अब देखो यू विल बी लिटिल हैप्पी, यू हैव छोटा छोटा सेक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, दिख रहा है चिल्लर लेवल का 4 छोटा छोटा सेक्शंस दिख रहा है। ये छोटे सेक्शंस बेहद आसान है, मतलब इनमें मुझे अंदर का पढ़ने, मैं पढ़ाऊंगा तो सही एक बार मतलब फॉर्मेलिटी के लिए, पर अंदर का मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं हेडिंग से पूरा समझ सकता हूं कि क्या लिखा है। सिविल कोड जैसा है ना, तो कोर्ट वाले पावर्स हैं कि नहीं है, होने चाहिए। तो कोर्ट वाला पहला पावर नीचे सेक्शन 425, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ एनसीएलटी नेक्लैट, ऑफ एनसीएलटी नेक्लैट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब अनादर कर रहे हो, उनकी बोली हुई बात को फॉलो नहीं कर रहे हो, या उनके प्रोसीडिंग्स या उनका जो प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, वो फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इनके पास भी पावर है कि किसी पर्सन को पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। एक बार देखो तुम क्लासरूम में बैठा है, ठीक है, सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ और वो गाना गाना चालू कर दिया, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, ऐसे मैं भी ऐसे हथौड़ा मार के बोलूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाओ, या कुछ नहीं कर सकता ना। नॉर्मल पर्सन्स, नोबडी हैज दैट काइंड ऑफ अ पावर, वो पावर केवल किसके पास है, कोर्ट के पास है, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए आपको अंदर भी डाल सकता है, ठीक है। अंदर पढ़ते हैं चलो। नाउ दिस वन इज सिंपल, एकदम सिंपल, ठीक है। अंदर अंडरलाइन करना थर्ड लाइन में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, थर्ड लाइन में दिखा क्या सबको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अब इसमें 2 शब्दों का हेरफेर है, सुन लो बस, ये मिटा रहा हूं।
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में ये लिखना नहीं, सब लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारी मर्जी। जहां जहां हाई कोर्ट लिखा हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में, वहां वहां उसको मेंटली रिप्लेस कर लेना एज, तो दैट मच आई नो, दैट मच आई नो। और एक नाम लिखा है, जहां भी एडवोकेट जनरल वर्ड लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर लेना लॉ ऑफिसर्स। तो बोलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंतर्गत एनसीएलटी नेक्लेट के पास भी पावर है कि वो किसी भी पर्सन को पनिश कर सकते हैं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कन्विक्ट कर सकते हैं। जज के पास पावर है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सके। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर जहां भी ये लैंग्वेज लिखा है उसको आप रीड कैसे करोगे, लाइक दिस, फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इट ओवर हियर। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। अंदर देखो ए और बी में दिख रहा है, ए और बी में प्लीज ये वर्ड्स अंडरलाइन करो। सॉरी यार, कर लिया, डन। नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन 426 डेलीगेशन ऑफ पावर्स। नाउ होल्ड अ सेकेंड, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि विटनेस जैसे यहाँ नहीं आ सकता, सम्मन भेजा पर यहाँ आ नहीं सकता, कोई भी रीजन है, तो कैन द कोर्ट ऑथराइज, कैन द ट्राइब्यूनल ऑथराइज एनी पब्लिक ऑफिसर इंस्पेक्टर कि जाओ वहीं पे इसका विटनेस का एग्जामिनेशन ले लो। सपोज डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लाए नहीं जा सकते, तो क्या कोर्ट इसको, क्या नाम है इसका, ये इंस्पेक्टर या पब्लिक ऑफिसर को पावर दे सकता है कि जाओ आप वहीं पे एग्जामिन करके आ जाओ, डॉक्यूमेंट्स दे सकता है ना। ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर। तो कोर्ट को अपना कोई भी काम करने के लिए अगर डेलीगेशन करने की जरूरत है टू एप्रोप्रिएट पब्लिक ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, तो वो पावर डेलीगेट कर सकता है। ठीक है, जो बोलूंगा बस वही अंडरलाइन करना। द ट्राइब्यूनल और द एपलेट ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट, मैं बीच बीच में से पढ़ रहा हूं ध्यान से, फर्स्ट लाइन देखो, द ट्राइब्यूनल और द एपलेट ट्राइब्यूनल में, अब थोड़ा सा गैप के बाद वहीं पे देखो मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है, फिर गैप चल रहा है, गैप चल रहा है, सेकेंड लाइन में आओ, एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज और अदर पर्संस ऑथराइज्ड बाय इट टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर कनेक्टेड विथ एनी प्रोसीडिंग। तो ऐसे थोड़ा बीच बीच में से निकाल के पढ़ना पड़ता है। अब जो अंडरलाइन करा है पढ़ के देखो, एकदम क्लियर सिंपल लैंग्वेज है। द ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट एनी पर्सन और ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय इट टू इंक्वायर इनटू एनी प्रोसीडिंग, मतलब क्या करे, पावर डेलीगेट कर रहा है। ये क्लियर है। नेक्स्ट 427, इसमें तो हेडिंग काफी है। एक बार जस्ट लिसन टू मी। एनसीएलटी के अंदर जो बंदे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं नाम, प्रेसिडेंट, जेएम, टीएम। यू रिमेंबर वो पहले दिन डायग्राम बना था इधर एनसीएलटी में, प्रेसिडेंट पीसी, प्रेसिडेंट चेयरपर्सन, जेएम जुडिशियल मेंबर, टीएम टेक्निकल मेंबर, इधर भी जेएम टीएम। इन लोगों को क्या माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट। वो तो सरकार के लिए जो काम करता है सब क्या है, पब्लिक सर्वेंट। तो हेडिंग प्रेसिडेंट, मेंबर्स, ऑफिसर्स एटसेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट। बस इसमें हेडिंग छोड़े कुछ नहीं है, लिखो ओनली हेडिंग। सेक्शन 428 के ऊपर ना मैं एक नाम दे रहा हूं, लिखो ना नाम, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसको दे रहा है तुम इम्यूनिटी? सुनो, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे वो वायरस वाला इम्यूनिटी का बात नहीं हो रहा है, मतलब नॉट हेल्थ रिलेटेड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, किसी को बचा लेना, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी, प्रोवाइड कर देना कि अब इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इट्स लाइक दैट। एक मैं तुमको इम्यूनिटी वर्ड का थोड़ा मतलब समझा रहा हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली इम्यूनिटी। आपको पहले से कोई चीज से बचा के रख देना, पहले से ही कोई चीज से बचा के रख देना, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। इवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ, हम लोग वो वैक्सीनेशंस लिए हैं ना बचपन में इतना सारा, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो डिजीजेस वगैरह था वो होगा ही नहीं फ्यूचर में हम लोग को। तो इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन फॉर, आज भी प्रोटेक्शन और फ्यूचर के लिए प्रोटेक्शन। अब तो मेरे को पोलियो हो ही नहीं सकता, क्या हो सकता है क्या?
नहीं, अब तो हो ही नहीं सकता। वो उस टाइम पे जो होने का चांसेस होता है उस प्रॉबिलिटी को ऑलरेडी हटाया जा चुका और दोबारा कभी नहीं हो सकता। तो इम्यूनिटी मतलब क्या, कोई फ्यूचर की चीज से आपको आज ही बचा लिया जाए, प्रेजेंट में नहीं। एक आदमी रास्ता पार कर रहा है, गाड़ी आ रहा है, तुम उसको बीच में बचा लिया, दैट्स नॉट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन फॉर फ्यूचर, आगे तक के लिए वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब एक बात सोचो, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का, क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी का, क्लियर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो बंदा कोई गलत काम नहीं किया, ही इज डिलीजेंट, अपना काम ढंग से किया वगैरह। एमडी लोगों ने चोरी छुपे करके स्कीम बना के गड़बड़ किया है, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फंसेगा क्या? ना, उसको इम्यूनिटी है फ्रॉम ऑल सच बदमाशी। सेंट्रल गवर्नमेंट या एनसीएलटी का अपॉइंटेड डायरेक्टर कंपनी के अंदर है, एनसीएलटी ने कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट किया अंडर सेक्शन 242 ऑपरेशन के केस में। अब उस बंदे की तो कोई गलती नहीं, वो तो आया है एनसीएलटी के बंदे की तरह टू लुक ओवर, टू जस्ट सी। तो अगर कोई भी गलत चीज हो रखा है तो क्या वो फंसेगा क्या? नहीं, उसको क्या है, इम्यूनिटी। वैसे हम लोग बोल रहे हैं ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल, उसका प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, जेएम, टीएम, अदर ऑफिसर्स, इन सबको इम्यूनिटी है, इन सबको इम्यूनिटी है। मतलब इफ दे हैव टेकन सम एक्शन इन गुड फेथ, इफ दे हैव टेकन सम एक्शन इन गुड फेथ, पर उसकी वजह से कुछ लॉस हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए, तो उसके लिए आप उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। आई विल गिव यू वन एग्जांपल, तो तुमको बेटर फीलिंग आएगा। सुनो, डिमोनेटाइजेशन हुआ, demonetization was announced by the prime minister, done मतलब actually notified by RBI, but prime minister ने announcement किया वगैरह वगैरह, ओके। तो गवर्नमेंट ने demonetization किया। नाउ फेस किसका दिख रहा है? पीएम का फेस दिख रहा है। एक्चुअली नोटिफिकेशन इज बाय आरबीआई, बट फेस किसका? पीएम का। ही अनाउंस्ड इट। ये डिमोनेटाइजेशन की वजह से कई लोगों की डेथ हुई लाइन में लगने वगैरह से। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, कैन समबडी फाइल अ सूट फॉर मर्डर अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर? द एक्शन वाज डन इन गुड फेथ. Any action that has been done by a government officer, he is also a public servant, a government officer. So any action done by a government authority or government officer in good faith, उससे होने वाला अगर गलती से कोई लॉस है, कोई डैमेज है, तो उसके खिलाफ नो प्रोसीडिंग्स, मतलब कोई लीगल केस आप नहीं कर सकते, नो प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट दैट पर्सन। समझ में आ रहा है? दैट्स इम्यूनिटी। तो यहां पे भी बोला है कि ट्राइब्यूनल, एपलेट ट्राइब्यूनल, उसके अधिकारी जो भी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अगर कोई एक्शन लिया गुड फेथ में, तो उनके खिलाफ कोई अपील वगैरह लाई नहीं करेगा, इवन इफ इट रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ लॉस और डैमेज टू अदर पर्सन। अंदर हेडिंग 428 का, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अंदर पढ़े क्या? पढ़ते हैं, चलो। सब कुछ ऑनलाइन मत करना जब तक मैं बोलूं नहीं। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द, अब ऑनलाइन करो, tribunal president, member, officer or other employee, or against appellate tribunal chairperson, member, officer or other employee, or liquidator, or any person authorized by tribunal or appellate tribunal. 3 लाइन तक तो खाली वो जिनको इम्यूनिटी मिला उनका नाम ही लिख के बताया। For the discharge of any function under this act in respect of, underline, any loss or damage caused or is likely to be caused by any activity, वो act मतलब activity which is in good faith, which is in good faith. ये अंडरलाइन क्लियर एकदम। कई लोग होते हैं जिनका पुलिस कस्टडी में मौत हो जाता है, हो ही सकता है पुलिस कस्टडी में। एक बात समझो, वी आर कंडीशनड टू लिविंग इन सर्टन काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, जबकि पुलिस स्टेशन वगैरह में थोड़ा ना एसी लगा है या ज़बरदस्त कुछ फर्नीचर वर्नीचर इस पर तुम एंजॉय करो। तो अगर कोई पर्सन का ड्यूरिंग वो गिल्टी है, कन्विक्ट हो चुका है, पुलिस हिरासत में, और उसको सेंटेंस दिया गया 7 साल का, 7 साल की जेल के दौरान 3 साल के बीच में उसका बॉडी कंडीशन डिटेरियोरेट होकर डेथ हो गया, तो क्या आप जज के अगेंस्ट, पुलिस के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट केस कर सकते हो क्या? नहीं। ऑब्वियसली उसने गलत किया तभी तो वो कन्विक्टेड हुआ है। अंदर सेक्शन 429, ये लेंदी है बट आसान है, लेंदी है बट इजी, ठीक है। इसके अंदर मेरे को 3 नाम मिलेगा, मैं हेडिंग में वो 3 नाम लिख देना चाहता हूं, इससे मेरे को शांति महसूस होता है। लिखो CMM, हेडिंग क्या है? 429 दिख रहा है? 429 में एक बार प्लीज नाम देखो क्या लिखा है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। लिखो CMM कॉमा CJM कॉमा CMM कॉमा CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो अंदर लिखा हुआ है, डोंट थिंक अबाउट फुल फॉर्म, कॉमा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कॉमा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर,
इधर एक बार ध्यान देना प्लीज। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं पे उसको बनवा दूंगा पूरा। इधर ध्यान दो। रिकवरी प्रोसीडिंग्स, कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, कुछ भी, सपोज दिस अ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे किसी कंपनी का ऑफिस है, ठीक है, एक्स लिमिटेड का ऑफिस है। ये लोकेटेड एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। उस डिस्ट्रिक्ट में इन 3 में से कोई ऑफिसर तो होना ही है, या तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। इधर एनसीएलटी ने या नेक्लैट ने ऑर्डर पास कर दिया है रिकवरी का। क्या रिकवर करना है, क्या लेके आना है? बुक्स या प्रॉपर्टी? एनी बुक्स एनी प्रॉपर्टी, एनी बुक्स एनी प्रॉपर्टी। अब बुक्स है तो बुक्स को तो उठा के लाया जा सकता है। बुक्स कंप्यूटर के अंदर है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क उठा के लाया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी है, उठा के लाया जा सकता है। इमूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी लाया जा सकता है कस्टडी लेके। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आप ऐसे उठा के नहीं ला सकते, पर उसका कंट्रोल तो कर सकते हो, सील तो कर सकते हो ना उसको। बाकी सब चीज उठा के ले आओ। इमूवेबल प्रॉपर्टी उठा के ला सकते हैं, पर सील तो कर सकते हैं। तो कोर्ट इन लोगों का हेल्प ले सकता है। इनके इलाके में लोकेटेड किसी भी कंपनी या कन्विक्टेड पर्सन का अगर ऑफिस है, घर है, जो भी है, तो उसमें से बुक्स, पेपर वगैरह लाने का पावर इनको दे सकता है। एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट गिविंग पावर, इट्स अबाउट टेकिंग हेल्प। हेडिंग क्या है? सीक असिस्टेंस। हेडिंग में देखो, सीक असिस्टेंस। इट्स नॉट अबाउट डेलीगेशन ऑफ पावर, इट्स अबाउट टेकिंग हेल्प, ठीक है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम दीज पीपल। तो कोर्ट में सीक हेल्प फ्रॉम दीज पीपल फॉर रिकवरी ऑफ व्हाट? प्रॉपर्टी और बुक्स अंदर, ठीक है। जब मैं बोलूं तब अंडरलाइन करना। यहां तक एक बार डन है क्या? अच्छा, एक चीज और सुनो, ये कंपनी कैसा कंपनी है वो भी जान लो, मतलब ग्राउंड्स पता होना चाहिए तुमको। इट इज आइदर अ सिक कंपनी और इसका वाइंडिंग अप चल रहा है, दो में से कोई एक चीज। ये कंपनी कैसी है भाई? सिक कंपनी है, या इसका क्या चल रहा है? वाइंडिंग अप। तब इस तरह का पावर देके रिकवर कर सकते हैं अंदर। जब मैं बोलूं अंडरलाइन तो अंडरलाइन, डोंट अंडरलाइन एवरीथिंग। The tribunal may in any proceeding relating to, underline, relating to sick company or winding up of any other company. sick company के ऊपर लिखो 1, winding up के ऊपर लिखो 2, ठीक है। The tribunal may in any proceeding relating to a sick company or winding up of any other company in order to take into custody or control, बॉक्स करो, custody और control, अरे अगर बुक्स है या मूवेबल प्रॉपर्टी है तब तो कस्टडी उठा के ले आएंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो क्या करेंगे? सील करके कंट्रोल करेंगे। अब क्या क्या चीज उठा के लाना है? देखो 2 आइटम। ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को लिखो 1, बुक्स को लिखो 2। तो भाई क्या क्या उठाया जा सकता है? प्रॉपर्टी और दूसरा क्या? बुक्स। अच्छा, बुक्स मीन्स व्हाट? वहां लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट, मतलब ऑल बुक्स हो गया ना, फिर तो अकाउंट्स का कोई बात ही नहीं रहेगा। व्हेन यू से एनी अदर डॉक्यूमेंट, इट मीन्स एवरी डॉक्यूमेंट एंड एवरी पेपर इन दैट ऑफिस। रिक्वेस्ट, सर्कल करो रिक्वेस्ट। हेल्प मांग रहा है ना कि ऑर्डर दे रहा है? हेल्प मांग रहा है। अच्छा, कोर्ट हेल्प नहीं मांगता है, मतलब वो लिखने को लिखा है, ठीक है। कोर्ट अगर बोलेगा तो कलेक्टर बोल सकता है कि नहीं अभी मेरा बर्थडे है। रिक्वेस्ट इन राइटिंग। अब वो 3 आदमी लोग का नाम मिलेगा, उन तीनों आदमी का नाम को ऑनलाइन करके बगल में लिख दो CMM CJM DC। CMM CJM DC लिख दिया। विद इन हुज जुरिस्डिक्शन एनी सच, अब कुछ मत ऑनलाइन करना प्लीज,
within whose jurisdiction any such property, books of accounts or other documents of any sick or other company are situated or found, to take possession thereof, and the CMM, CJM or DC as the case may be shall on such request being made to him A, B. A और B को आप टिक करो सीधा. जो लाइन अभी रीड किया ना वो रेपिटेटिव है, तो फालतू का लाइन करने से कुछ नहीं है. ए और बी क्या करेगा, जाएगा उसका कस्टडी ले लेगा या कंट्रोल ले लेगा और फिर इसके हवाले कर देगा. 2 पॉइंट है, कस्टडी कंट्रोल ले लो और फिर सेकंड इनके हवाले कर दो. नंबर ए, टेक पोजेशन, अनलाइन. सेकंड पॉइंट, एंट्रस्ट टू द ट्राइब्यूनल और अदर पर्सन. मतलब इनसे ले लेगा और ट्राइब्यूनल या उसके ऑफिसर के हवाले कर देगा. सिंपल पॉइंट था एकदम. ठीक है ना, तुम नोट करो लैंग्वेज कितना गंदा था. बात तो हार्ड नहीं है, बात तो ऑब्वियस है कि हाँ कोर्ट के पास पावर है कि इन सब से हेल्प लेके ये सब काम कर सकता है, बट एक होता है ना लिखने का तरीका, वो लैंग्वेज वो इतना हार्ड था कि पिकअप नहीं आता है. मुझे कोई इससे इशू नहीं है, मेरे को ये याद रहेगा एग्जाम में. ठीक है, I cannot remember that language for exam purpose, but I can remember this thing. मैं इस डायग्राम को देख के कई सारे पॉइंट बोल सकता हूं. पहला, किस तरह की कंपनी के बारे में ये सब एक्शन की बात हो रही है, सिक कंपनी या फिर कंपनी विच इज इन वाइंडिंग अप. सेकंड, कौन हेल्प मांगेगा, ट्राइब्यूनल मांगेगा, नहीं तो एपलेट ट्राइब्यूनल मांगेगा. इनमें से और कौन मांग सकता है. अच्छा तुम पाओगे ना, सुनो, डोंट ट्राई टू बी आमिर खान. ओके, मतलब क्या है, कई सेक्शंस में तुम दिखेगा खाली ट्राइब्यूनल लिखा है और कई सेक्शंस में देखोगे ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल लिखा है. तो मतलब उसमें अति परफेक्शन में मत घुस जाना, नहीं तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा फिर. ठीक है, तो ट्राइब्यूनल और एपलेट ट्राइब्यूनल के पास ये पावर है. क्या पावर है कि वो इनसे हेल्प ले सके. पावर टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन. व्हाट पावर डू यू हैव, पावर टू टेक हेल्प फ्रॉम समवन. उस समवन का नाम CMM, CJM, DC. अच्छा क्या हेल्प चाहिए, टू टेक कस्टडी और कंट्रोल ऑफ व्हाट, बुक्स या फिर प्रॉपर्टी. तो मैं जब बोल रहा हूं ना, तो मतलब इस डायग्राम से मेरे को कम से कम 4 मार्क्स का याद है मिनिमम. मेरे को ज्यादा याद है पर मैं मिनिमम 4 मार्क्स बोल रहा हूं. एक ये, सेकंड कौन मांग रहा है, किससे मांग रहा है, क्या हेल्प मांग रहा है और किन असेट्स का मांग रहा है. ठीक है, और फिर ये लोग क्या काम करेगा बोलो, टू एक्शन, टेक पोजेशन, एंट्रस्टेड टू देम. तो हो गया ना 4-5 मार्क का पूरा लंबा. तो लैंग्वेज से बेहतर है सीधा बात पे आओ. सेकेंड बॉक्स, नेसेसरी एक्शन. अरे नेसेसरी एक्शन में बोला है कि इनकी हेल्प करने के लिए इनको जो भी नेसेसरी एक्शन लगता है वो लोग करेंगे. इनको क्या नेसेसरी एक्शन लगता है, विल दे नॉट टेक हेल्प फ्रॉम पुलिस. तो बोलता है कि उन लोगों ने इससे हेल्प मांगा, अब ये अपना उनका हेल्प पूरा करने के लिए ये भी जो पावर यूज करना है नहीं करना सब यूज कर सकता है. इनके पास पुलिस फोर्स यूज करने का पावर होता है. यहां तक क्लियर. अंदर necessary action. Necessary action में please don't underline anything. For the purpose of securing compliance with the provision of subsection CMM, CJM or DC may take or cause to be taken such steps or use or cause to be used such force as may in his opinion be necessary. तो जो जो कदम उठाने, जो पावर का इस्तेमाल करना वो लोग यूज करेंगे to give effect to the request of tribunal. नीचे थर्ड, फाइनल वर्डिक्ट. अच्छा अब इन्होंने जो एक्शन लिया ट्राइब्यूनल के बोलने पे, क्या इनके खिलाफ कोई मुकदमा हो सकता है कि इम्यूनिटी. अरे एक बात सोचो यार, एक बात सोचो, कलेक्टर कोई भी एक्शन ले रहा है सरकार के कोर्ट के बोलने पे, तो आप उसके खिलाफ पर्सनल केस फाइल कर दोगे क्या, ये इम्पॉसिबल है. नीचे थर्ड, फाइनल वर्डिक्ट. नो एक्ट ऑफ द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट CMM, CJM or DC done in pursuance of this section shall be called in question in any court or before any authority on any ground whatsoever. मैं थर्ड बॉक्स के बगल में एक लाइन लिखाऊंगा. फाइनल वर्डिक्ट दिख रहा है क्या, उधर उधर लिखो ना प्लीज. इम्यूनिटी टू CMM, CJM and DC. डन. नेक्स्ट कौन सा बोल लो, 430. ये एकदम सिंपल चीज़ है. सुनो एक बार सुनो, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास अभी अभी. ओके, अब मेरे को ये तो नहीं पता किसने किया, एक क्वेश्चन पुट किया था वो ये कि शायद तुम लोग में से कोई, आई डोंट नो, NCLT या नेक्लैट जो है, मतलब हम लोग कुछ भी हो जाता है कंपनी लॉ में तो हम लोग को बोला जाओ NCLT के पास, NCLT से कुछ हो जाए तो नेक्लैट के पास, नेक्लैट में कुछ हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास. ठीक है, नेक्लैट से कुछ हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पास. अब
वो क्वेश्चन क्या था उसमें बाद में जाऊंगा, पहले मुद्दे पे आता हूं। कुछ भी होने पे आपको कहाँ जाना चाहिए, एनसीएलटी एंड उसके बाद नेक्लैट में। ये एक प्रोटोकॉल है जो इन्होंने बताया है, ठीक है। नेक्लैट में कुछ हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट, दैट्स द प्रोटोकॉल। अगर सरकार ने किसी लॉ के एनफोर्समेंट के लिए अलग से एक ट्राइब्यूनल बना रखा है, देन जो अदर कोर्ट्स हैं विल दे टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। आई रिपीट वंस मोर, अरे तुम्हारे इलाके में मर्डर हो गया, ठीक है, तो तुम केस अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाके करेगा कि मतलब दिल्ली जाके केस करके आएगा? तुम समझ रहे हैं? जुरिस्डिक्शन बोल के भी कोई चीज होता है, जुरिस्डिक्शन, कि ये एरिया है यहाँ का, ये इसी में जाना है। अब वैसे सोचो जैसे जुरिस्डिक्शन होता है वैसे जुरिस्प्रूडेंस होता है। क्या होता है? जुरिस्प्रूडेंस। जैसे अगर कोई कानून के एनफोर्समेंट के लिए अलग से एक ट्राइब्यूनल, अलग से एक स्पेसिफिक कोड बनाया हुआ है, तो आपको केस उसमें जाके करना है ना, कि आप हर अरे गहरे दूसरे कोर्ट में जाते फिरोगे, उसी में केस करोगे। तो कंपनी लॉ के अंदर किसी भी मैटर के लिए केस कहाँ होता है? एनसीएलटी। क्या तुम उसके लिए हाई कोर्ट में जा सकता है या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है? क्या नहीं, यू कैन नॉट गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। नो अदर कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ योर केस। वो लोग सुनेंगे नहीं, वो लोग बोलेंगे एनसीएलटी सही जुरिस्डिक्शन है, वहां पे आप जाओ। बात समझ में आ रहा है? वरना क्या होगा ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स हो जाएगा। मतलब एक बंदा है, साइको है, एनसीएलटी में केस कर दिया, फिर बोलते हर कोर्ट में जा जाके केस करेंगे। अरे भगवान का मंदिर नहीं कि हर मंदिर में जय बोलेगा तो एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा कुछ, ठीक है? एक, ठीक है, एक ही जगह जा सकता है, सब जगह आप नहीं जा सकते। इसको लीगल भाषा में बोलते हैं नो अदर कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑफेंस। खाली उधर ही जाना है तुमको। क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आया था वो सुनो। एनसीएलटी और नेक्लैट से निकले। तुमको मालूम है एनसीएलटी से में अगर तुम केस हार गए तो 45 + 45 नेक्लैट, नेक्लैट में हार गए 45 + 45 सुप्रीम कोर्ट, बट क्वेश्चन ऑफ लॉ, सॉरी 60 + 60 तो सुप्रीम कोर्ट। अब क्या है, द क्वेश्चन वाज क्या मैं नेक्लैट से हाई कोर्ट में जा सकता हूं क्या? ये क्वेश्चन था, ठीक है, इन जनरल रास्ता पकड़ के। एक बार नेक्लैट से जब आप निकल गए हो, ठीक है, कि केस जो है वो नेक्लैट से निकल चुका है, देन क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है तब तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। वरना इफ इट इज से क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो क्या फर्दर अपील करने के लिए हाई कोर्ट या कोई और रास्ता पकड़ा जा सकता है रिट पिटिशन का इस्तेमाल करके? देखो कानून के अंदर ना कई तरह के प्रोविजंस हैं, रास्ता बंद नहीं होता, रास्ता खुलता जाता है। नेक्लैट के बाद अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो सुप्रीम कोर्ट पर वो नहीं है, तो क्या मैं रिट पिटिशन का रास्ता पढ़ के हाई कोर्ट में जा सकता हूँ? हाँ। ये सब ड्रामेबाजी ना हमेशा चलता रहता है। यू कैन डू ऑल दोज काइंड्स ऑफ ड्रामेबाजी, बिकॉज ये तो एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीएलटी। इसके अलावा इतना बड़ा इंडियन पीनल कोड खड़ा है, ये वो, वहां तो जा ही सकते हैं। तुमने एनसीएलटी नेक्लैट का रास्ता तो कर लिया ना, अब वो एग्जॉस्ट हो चुका है ना, नाउ यू आर गोइंग टू हाई कोर्ट ना, तो तरीका अलग है ना। मतलब ये तो ना कि तुम एनसीएलटी में नहीं जाके सीधा हाईकोर्ट में घुसा है, तुम तो एनसीएलटी कर लिया, नेक्लैट कर लिया, अब बोलता है कि नेक्लैट से भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं एंड इट वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो क्या हाई कोर्ट में घुस सकते हैं रिट पिटिशन? हाँ, वो सब रास्ता इज ऑलवेज देयर। अंदर सिविल कोर्ट नॉट टू हैव jurisdiction. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the tribunal or empowered or appellate tribunal is empowered to determine by, underline, determine by or under this act or any other law for the time being in force. ठीक है? And no injunction shall be granted. अब ये तो एकदम इंजंक्शन वाली बात तो तुम बवाल बोल दिया। सोचो एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया और तुम किसी दूसरे कोर्ट के पास जाके एनसीएलटी के ऑर्डर पे इंजंक्शन लेके आ गए। इंजंक्शन मतलब होता है स्टे ऑर्डर। जैसे किसी कोर्ट ने तुम्हारे खिलाफ कोई ऑर्डर पास कर दिया तो वो तो एनफोर्स होने जा रहा है, एनफोर्स होने के पहले तुम्हारा वकील जाके ऊपर के कोर्ट से इंजंक्शन ले आया, मतलब स्टे ऑर्डर, तो तुम बच जाएगा ना। एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, अब आप किसी नॉर्मल कोर्ट से जाके इंजंक्शन ला रहे हो पाएगा क्या? नहीं। एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड, नो इंजंक्शन, underline, no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any power conferred by or under this act or any other law for the time being enforced by tribunal or appellate tribunal. तो एनसीएलटी या नेक्लैट के ऑर्डर से आप इंजंक्शन किसी दूसरे कोर्ट से नहीं ले सकते। हाँ,
सुप्रीम कोर्ट वो तो फिर अलग ही बात हो जाता है ना. नो कोर्ट मीन्स ऑब्वियसली पैरेलल अथॉरिटी वाला या लोअर अथॉरिटी वाला. एनसीएलटी और नेक्लेट से केस पास हो चुका, अब सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है. पर बाय द वे सुप्रीम कोर्ट इस समय ऐसे इंजंक्शन नहीं देता अनलेस सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ हो. नेक्लेट से केस तुमने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है तब तो बीच में इंजंक्शन करेगा. बिना अपील के सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इंजंक्शन लेने नहीं जा सकता. ठीक है. 431 वैकेंसी इन, ये जनरल प्रोविजन है कि सुनो एनसीएलटी और नेक्लेट में कौन कौन होता है. प्रेसिडेंट जेएमटीएम, चेयरपर्सन जेएमटीएम. अच्छा नॉर्मली जो एक बेंच याद है, बेंच नॉर्मली एक बेंच पे कौन होता है, एक जेएम एक टीएम. हाउएवर कुछ छोटे छोटे केसेस के लिए वन मेंबर सिंगल मेंबर बेंच भी चलेगा, याद आ रहा है. और फिर सिक कंपनी का रिवाइवल, रिहेबिलिटेशन, वाइंडिंग अप, वो सब केसेस में और 3+ का बेंच भी होता है. अलग अलग साइज का बेंचेस अवेलेबल है जहां पे मोर नंबर ऑफ जजेस हो. द क्वेश्चन इज, ठीक है, से देयर इज अ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल और देयर इज अ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनसीएलटी. फॉर एग्जाम्पल एनसीएलटी का प्रेसिडेंट अभी मर गया है. ठीक है, एक बार जस्ट एनसीएलटी में कौन होना चाहिए, प्रेसिडेंट जेएमटीएम. ना जेएमटीएम तो उतने होंगे जितना जरूरत है, पर प्रेसिडेंट तो एक होगा. सोचो मर गया प्रेसिडेंट, तो अब एनसीएलटी कोई केस सुन ही नहीं सकता क्या, कि सुनता रहेगा, सुनता रहेगा. तो एनसीएलटी में कोई वैकेंसी हो जाए या नेक्लेट में कोई वैकेंसी हो जाए, उससे एनसीएलटी और एनसीएलटी के सामने चलने वाले जितने भी प्रोसीडिंग्स है उन पे हॉल्ट लग जाएगा क्या ना. अंदर नो एक्ट, मैं सेक्शन नंबर 431 में हूं. No act or proceeding of the tribunal or appellate tribunal shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of existence of any vacancy or defect. सर्कल करो वैकेंसी और डिफेक्ट. वैकेंसी और डिफेक्ट में फर्क है. वैकेंसी मतलब प्रेसिडेंट मर गया, ठीक है. डिफेक्ट मतलब जिस बंदे को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया या जेएमटीएम अपॉइंट किया है ना, उसका क्वालिफिकेशन वो वाला नहीं जो वहां था. याद है वहां 409 411 उसमें वो बताया था ना उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, तो वो वाली क्वालिफिकेशन नहीं, थोड़ी 19-20 है. ठीक है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल. प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने साल वाला चाहिए, 15 साल वाला, 14 साल वाला है मान लो. ठीक है, इन्होंने अपॉइंट कर दिया है, इन्होंने अपॉइंट कर दिया है, तो वो क्या गलत, मतलब डिफेक्ट तो है अग्रीड, पर उससे क्या प्रोसीडिंग इनवैलिड हो जाएगा क्या, नहीं. ये सब वैकेंसी या डिफेक्ट से प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होता. ऐसा ही सेम प्रोविजन कॉम्पिटिशन एक्ट में पढ़ा था, लाइड लॉ सीसीआई 400. नेक्स्ट 432 इज गुड वन, तुमको पसंद आएगा. तुम्हारे खिलाफ अगर कोई मुकदमा हो जाएगा तो तुम्हारा खुद का जाना जरूरी है क्या, नहीं. तुम्हारे भी आप में कोई सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए या लॉयर जा सकता है अंदर. A party to any proceeding or appeal before the tribunal or neglect, as the case may be, may either, underline, may either appear in person, खुद आ जाओ साक्षात, तुम ही चले जाओ खुद, may either appear in person, और ऑथराइज, या फिर अपने बिहाफ में किसको भेज सकते हो, और ऑथराइज द फॉलोइंग पीपल. देखो 4 तरह के लोग हैं जिसमें 3 तो सी है. वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट, और फिर लास्ट में कौन आया, लीगल प्रैक्टिशनर, और एनी पर्सन, अदर पर्सन टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर द ट्राइब्यूनल. एनी अदर पर्सन मतलब कंपनी का डायरेक्टर. जैसे कंपनी के खिलाफ मुकदमा है तो एक्स लिमिटेड खुद चल के कैसे जाएगा, उसका तो कोई डायरेक्टर ही जा सकता है ना. कहां पर है तुम, हाँ. एनी अदर पर्सन बहुत स्पेसिफिक. अच्छा इसका डाउट क्या है, 4 नाम थे, 3 सी फिर एक लॉयर, और फिर ये जो एनी पर्सन है, इस एनी पर्सन का मतलब क्या है, एनी पर्सन डज नॉट मीन अ पर्सन ऑफ सम प्रोफेशनल कैलिबर या कोई और डिग्री. एनी पर्सन मतलब जैसे कंपनी के खिलाफ मुकदमा है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायरेक्टर. ठीक है, उस तरह से. 433 2 लाइन का, ये सब मैंने टिक नहीं कराया होगा, छोटा सेक्शन था ना, आने का चांस ही नहीं. सुनो, सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट का दर्शन हम लोग को होता है सीपीटी में. लिमिटेशन एक्ट का नाम सुना है, द लिमिटेशन एक्ट. ठीक है, बहुत पुराना एक्ट है, बेहद पुराना, मतलब मेरे को साल याद नहीं है. हाँ ये रहा 1963, पुराना एक्ट है भयानक. द लिमिटेशन एक्ट क्या है, आई विल टेल यू. छोटा सा एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है. यू कैन डाउनलोड इट ऑल्सो. हम लोग के सिलेबस में नहीं आता है. ठीक है, सीए के सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो द लिमिटेशन एक्ट का सीन क्या है, टाइम बार्ड डेट याद है, सीपीटी में वो पढ़ते थे. नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसका 6 एक्सेप्शंस था. नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, याद आ रहा है ना, उसी में था टाइम बार्ड डेट. ठीक है,
तो टाइम बाद डेट में वो 3 साल का लिमिट होता है ना, डेट चुकाया नहीं, ड्यू डेट के बाद 3 साल बीत गया तो आप केस नहीं कर सकते। वो कहाँ दिया है? लिमिटेशन एक्ट में। लिमिटेशन एक्ट में वैसे जितने भी मनी सूट्स है ना, उन सब का पूरा डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है और सब में एक ही है, 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल 3 साल, एक दो में 2 साल है, बाकी सब जगह 3 साल दिया हुआ है। तो बोलता है यहाँ 433 लिमिटेशन, लिमिटेशन एक्ट यहां पर भी अप्लाई करेगा अंदर। द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 शैल डॉट डॉट सर्कल करो अप्लाई। तो नॉट अप्लाई नहीं, ये अप्लाई वाला है। तो लिमिटेशन एक्ट में टाइम लिमिट दिया रहता है फॉर फाइलिंग द केस। द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग केस इज जनरली 3 years। हर टाइप का केस का 3 साल नहीं होता है। 20 साल पहले कोई मर्डर हुआ था, तुम आज भी केस कर सकते हो, ठीक है। हर तरह का केस के लिए 3 साल का टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, 20 साल पहले कोई मर्डर हुआ था, ठीक है, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था, तुम्हारे किसी रिलेटिव वगैरह का हुआ था, तो तुम कोर्ट में 20 साल बाद आके केस करा, कोर्ट सवाल तो पूछेगा इतना लेट क्यों, तो तुम क्या जवाब दोगे? ऑब्वियसली आई वाज स्कैर्ड। जवाब क्या होगा? मैं उस सर्कमस्टांसेस में था, या मेरे को डर था कि वो पर्सन के खिलाफ अगर कुछ एक्शन लूंगा तो वो टक 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 कर सकता है, सो अलाउड है, ठीक है। पर जो मनी केसेस वगैरह होते हैं उन पे लिमिटेशन कितना है? 3 साल। वहां तो कोई ऐसा बात नहीं है ना। आखिरी सेक्शन 434, थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करना है, वहीं पे ड्रॉ करना है। लेंदी लग रहा है पर है नहीं, फटाफट होगा। नीचे देखो 434, इसको होना ही था ना, 434 को तो होना ही था। क्या होना था? 1 जून 2014 को। ड्रॉ मत करना जब तक मैं बोलूं नहीं। ऑलरेडी सीएलबी में बहुत सारे केसेस चल रहे थे, वो सारे एनसीएलटी में ट्रांसफर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना वो ट्रांसफर, ठीक है। और भी ऐसा बहुत सारा सिनेरियोज है जो सारा केसेस जो उठा के एक जगह से एनसीएलटी या नेक्लाइट में ट्रांसफर होगा, तो उसको लेके बना है ये सेक्शन 434। अब इसमें पहला 4 बुलेट दिख रहा है ABCD, उनके बगल में ना आई विल ड्रॉ छोटा छोटा डायग्राम्स, तुम उसके लेफ्ट साइड में कर लेना, बेहतर रहेगा। नो नीड टू ड्रॉ अलग से, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड में कर लो ना, वहां जगह तो है। क्लियर? मतलब ए और बी के लेफ्ट में जगह नहीं है, कोई बात नहीं, पर ए और बी के राइट में तो जगह है ना, अंदर वहीं पे हो जाएगा। नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट।
डी इसके बाद बनाऊंगा। ठीक है, मैं ड्रॉ बोलूं, सुनो, इसमें कुछ खास बोलना है। अमेलगमेशन और वाइंडिंग अप का हाथों हाथ शिफ्ट नहीं हुआ था, वो बाद में शिफ्ट हुआ था। अमेलगमेशन और वाइंडिंग अप दिसंबर में नोटिफाइड हुआ था, बाकी सब 1 जून। तो अमेलगमेशन वाइंडिंग अप का हाई कोर्ट में चल रहा था, बाद में जाके इधर शिफ्ट हुआ है। इट वाज नॉट इमीडिएट। ओके, अभी अमेलगमेशन और वाइंडिंग अप के ऊपर मैं कई बार क्लास में बोल चुका हूँ, इन दोनों का सारा एप्लीकेबिलिटी नोटिफिकेशंस इसमें आया है। क्या नाम है तुम्हारा? दिसंबर 2016 में आया है। और सीए इंस्टीट्यूट ने क्लियर, मतलब उस दिन क्या गलत हुआ, दिसंबर 16 में जिस दिन वो अमेलगमेशन वाइंडिंग अप के सेक्शन नोटिफाइड हुए, 15 दिसंबर के आसपास था, ये फिनैप में क्या बकवास डाला, मतलब पूरा तुरंत ये लोग, मतलब मैं तुमको आई टेल यू, यू पीपल डोंट नो एनीथिंग अबाउट वेबसाइट्स एंड दिस एप्स, बहुत केयरफुल होना एकदम। एक बंदा है, ठीक है, वो एक वेबसाइट चलाता है जिसका नाम है सीए जॉब पोर्टल। अब जब कोई सोचेगा सीए जॉब पोर्टल वेबसाइट है तो मतलब क्या लगे, ऑथेंटिक है? व्हाट डू यू थिंक? ऑथेंटिक है? सीए जॉब पोर्टल ऐसा वेबसाइट चलाएगा, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे? ऑथेंटिक है। ओके, अब वो क्या करता है, फेक वेबसाइट बना देता है, मेरी नाम का बना दिया, मेरे नाम का फेक वेबसाइट, और मेरे नाम से 3 डोमेन नेम्स बुक कर दिया इंटरनेट में, siddharthagarwalclasses.com.in.co.in, एंड नाउ ही पुट्स एन ईमेल एंड कॉल्स में, ब्लैकमेल्स में कि मेरे से खरीदना पड़ेगा वो डोमेन नेम, वरना डोमेन नेम नहीं बेचेंगे। तुम लोग सोचो कि ये जो लोग चलाते हैं ये सब ऐप्स और वेबसाइट्स, कितने अनऑथेंटिक लोग होते हैं, ठीक है। फिनैप वाले ने, ये तो अभी बहुत फेमस हो गया, अभी सबको फिनैप डाउनलोड कर रखा है। फिनैप हो या टैक्स गुरु हो, इज इट एन ऑथेंटिक वेबसाइट? फिनैप वाला 15 दिसंबर को जैसे नोटिफाई हुआ, अपना रीच बढ़ाने के लिए फेक न्यूज डाल देता है कि अमेलगमेशन वाइंडिंग अप बिकम्स एप्लीकेबल फॉर May 17 एग्जाम। इमीडिएटली विद इन 2 आवर्स रिट्रैक्ट बैक करता है, नहीं, नॉट नोटिफाइड। सीए इंस्टीट्यूट ने उस वक्त ना नोटिफाइड ना नॉट नोटिफाइड, किसी का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। तुमको लगता है कि 15 दिसंबर को कुछ नोटिफाई होगा और सीए इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट कूद के तुरंत बोलेगा अरे डाल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन एप्लीकेबल? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 जनवरी को इंस्टीट्यूट का एप्लीकेबिलिटी आया एज इन द यूजुअल कोर्स, और वो लोग बोले कि 31 अक्टूबर तक जो नोटिफाइड है खाली वही एप्लीकेबल है। तो कितना फेक न्यूज। अभी वो स्टाइपेंड वाला भी एक डाल दिया, सीए इंस्टीट्यूट के साइट में कहीं नहीं है, ठीक है। आई वाज टेलिंग यू ना कि स्टाइपेंड वो 4000 वगैरह हो गया, मैं भी शॉक्ड हो गया, यार 2000 का सीधा 4000 कर दिया तो बवाल हो गया एकदम, मतलब। पर वो न्यूज कहां से था? फिनैप में आया था, स्टूडेंट्स में पॉपुलर हो गया, हाँ भाई ऐसा हो गया स्टाइपेंड का। सीए इंस्टीट्यूट के साइट पे जाकर चेक करें, कहीं दूर दूर तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। जब तक सीए इंस्टीट्यूट अनाउंस नहीं करे आप कैसे बोल सकते हो? मैं तुमको बताता हूँ, ये पिछले साल की बात है, सितंबर या मे बी जुलाई अगस्त वाला महीना रहा होगा, जुलाई अगस्त 2016 की बात है। तो कोई वो हो रहा है, होता है ना सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कॉन्वोकेशन सीए इंस्टीट्यूट का। तो सीए इंस्टीट्यूट का काउंसिल मेंबर उसमें मुंबई में हो रहा था, शायद कहाँ हो रहा था, उसने बोल दिया कि दिसंबर 16 तक न्यू सिलेबस, जो इंस्टीट्यूट जब से बोला ना हल्ला मचा न्यू सिलेबस, वो आ जाएगा। आज 5 फरवरी 2017 है, 5 फरवरी आया क्या? तो कोई एक आदमी वहां खड़े होकर चीख दिया, भले वो इंस्टीट्यूट का काउंसिल मेंबर हो, जब तक इंस्टीट्यूट नोटिफाई नहीं करेगी तब तक एप्लीकेबल हो पाएगा। और अब तो लगता है कि वो नवंबर 17 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज रिजल्ट्स आ चुके हैं आईपीसीसी के, सीपीटी के, वो क्या क्या होता है जो भी, और स्टूडेंट लोग एडमिशन भी लेगा कि नहीं लेगा जाके, कि पेंडिंग करेगा, अरे आएगा नोटिफिकेशन, वो तो लेगा जाके ना न्यू सिलेबस, वो जो भी चल रहा है सिलेबस उसमें। तो ये सब कितना एकदम अनऑथेंटिक होता है, जितना भी ये न्यूज़ वगैरह आता है, अनऑथेंटिक का हल्ला खासतौर पे इसलिए बढ़ जाता है ना, बिकॉज कुछ लोग भी इसमें मतलब हेल्प कर देते हैं। एक होता है कि बिजनेस बूस्टिंग करना है, अब जैसे मेरे को सपोज अपना बिजनेस बूस्ट करना है, मैं हाथों हाथ बोलूंगा अमेंडमेंट आ गया, महा अमेंडमेंट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, एंड जस्ट आई गो ऑन अनाउंसिंग, मैं बोल देता हूँ और एक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट के साथ नॉट कंपनीज एक्ट भी एक आ गया, ठीक है, और कुछ आ गया। तो सुनने में तो क्या लगेगा कि हाँ ऑथेंटिक बोल रहे हैं, आई कैन जस्ट गो ऑन, मैं बोल सारा अमेंड हो गया, सारा एक एक चीज अमेंड हो गया। तो ऐसे नहीं होता, जितना जो अमेंडमेंट आता है बस उतना ही रेलेवेंट पोर्शन बिकम्स एप्लीकेबल। ज्यादा उसके चक्कर में जाएंगे ना तो मेन चीज से हट जाएंगे। नवंबर 14 वाला स्टोरी आज बताया था, एंड आई टोल्ड यू भाई वो बाई चांस था,
ठीक है, अब वैसा नहीं कि इतना सा अमेंडमेंट 2 चैप्टर पढ़ के गए आएगा 40 मार्क का, 2 चैप्टर 40 मार्क आएगा ना एग्जाम में, अब वैसा नहीं है, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब इतना है, इतना ही, उससे ज़्यादा उसका रेलेवेंस नहीं है। एंड दे डोंट आस्क यू ईच एंड एवरी अमेंडमेंट ऑल्सो, लिमिटेड आता है। आरटीपी आएगा ना, अभी आरटीपी आने वाला, इसी मंथ में आरटीपी आएगा, आरटीपी सील्स इट, एप्लीकेबिलिटी आ गया, ठीक है। अब जस्ट थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, एक आरटीपी आ जाए एकदम कन्फर्म, ये एप्लीकेबल। आरटीपी में तो सब डाल के देते हैं वो लोग, पूरा साइट का वो लिंक विंक जो होता है, दे पुट इट ओवर देयर, तो बस उतना ही है, इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग, सब कुछ नहीं। अमैलगमेशन वाइंडिंग अप का 1 जून को तुरंत नहीं शिफ्ट हुआ था, बिकॉज इसके प्रोविजंस नोटिफाई हुए जाके दिसंबर में, तब जाके शिफ्टिंग हुआ। अब ऊपर से लाइन से 4 पॉइंट है, पर मैंने बोर्ड पे भी 3 बनाया तो 3 बता रहा हूं। पहला, इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है इसमें फर्क दिख रहा है, ये क्या लिखा है? शिफ्ट। और ये क्या? सीएलबी का ऑर्डर पास हो गया बिफोर 1 जून। सीएलबी ने जो जो ऑर्डर्स पास किए थे बिफोर 1 जून, वो सारे के खिलाफ आप अपील कर सकते हो टू हाई कोर्ट इन 60+60। अच्छा, अपील भी देखो कहां, नेक्लाइट बोला है क्या? माइंड क्या बोलता है? माइंड बोलता मेरा कि सब कुछ तो एनसीएलटी नेक्लाइट, तो हर बार मैं इस साइड नेक्लाइट बनाता, पर नहीं, अपील टू क्या बोला? हाई कोर्ट बोला है, ठीक है। इन व्हाट? 60+60। थर्ड वाला क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जितने भी पेंडिंग मुकदमे चल रहे हैं इन चीजों को लेके, बिकॉज इनका केसेस सीएलबी में नहीं जाता था, ठीक है। अमैलगमेशन वाइंडिंग अप हमेशा किस में जाता है? हाई कोर्ट में, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्या होता है समझा रहा हूं, ये कोर्ट आर्बिट्रेशन का काम नहीं करता। व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आप इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेटर्स एक है बॉडी, आप सपोज 2 पार्टी में डिस्प्यूट हो गया, तो कोर्ट में जाने के बदले उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेटर्स से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया और आपस में केस सॉल्व करवा रहे हैं। उस आर्बिट्रेटर ने जो अवार्ड दिया, ठीक है, वो ऑर्डर पास करने का पावर नहीं देता, वो अवार्ड देता है। तो उसने जो अवार्ड दिया वो आप लोगों को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो अब आप लोग कोर्ट में जा सकते हो कि नहीं? तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के खिलाफ आप लोग कहां गए थे? कोर्ट में। तो कोर्ट में जो मतलब आर्बिट्रेशन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील चल रहा था, दैट विल बी शिफ्टेड टू एनसीएलटी। क्लियर? तो ये सब कहां शिफ्ट होगा? एनसीएलटी। 3 बुलेट नीचे। लैंग्वेज नंबर ए, on such date as may be notified by the central government in this behalf. Number A, all matters, proceedings or cases, circle करो, pending before the CLB shall stand transferred to tribunal. तो CLB से किसके झोली में जाएगा? ट्राइब्यूनल। and the tribunal shall dispose of such matters, proceedings or cases. Okay, simple था, एकदम match. Second, any person aggrieved by any decision or circle करो order of the CLB. अब पेंडिंग केस है कि ऑर्डर है, बिफोर सच डेट, मतलब बिफोर व्हाट डेट? ये डेट, may file an appeal to the high court, सर्कल हाई कोर्ट, विद इन कितना डेज? अच्छा, वो एक्चुअली बाद में जाके क्या हो जाएगा? 60+60। अच्छा, मेरी बात सुनो, यहां एक और पॉइंट ऐड करो। सीएलबी से हाईकोर्ट में कौन सा मुकदमा जाएगा? क्वेश्चन ऑफ लॉ। 2 होता है ना, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और दूसरा बोलो क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फैक्ट मतलब वो सबूत को लेके, और लॉ मतलब तो इंटरप्रिटेशन को लेके। तो पढ़ें एक बार पूरा नंबर भी। Any person aggrieved by any decision or order of the CLB made before such date may file an appeal to the High Court within 60 days from the date of communication of the decision or order of the CLB to him on any underlying question of law. मिला क्वेश्चन ऑफ लॉ? उसको बॉक्स करो। अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। फिर एक प्रोविजो दिख रहा है क्या? अरे प्रोविजो में क्या बोला होगा? वही बोला होगा, सफिशिएंट कॉज दिखा दो, 60 दिन और ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी क्लियर है? सी ये रहा, ये दिख रहा है। नंबर सी, ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956 इंक्लूडिंग प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू अंडरलाइन आर्बिट्रेशन। अमैलगमेशन का पूरा नाम लॉ में होता है कॉम्प्रोमाइज, अमैलगमेशन और रीस्ट्रक्चरिंग। कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, इसी के अंदर अमैलगमेशन। एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनीज। पेंडिंग को सर्कल, अच्छा किसके सामने पेंडिंग चल रहा है? डीसी, एससी। इमीडिएटली बिफोर सच डेट, विच डेट? ऊपर 1 जून। बिफोर एनी डीसी और एससी शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द
ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, एंड ट्राइब्यूनल में प्रोसीड टू डील विद सच प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्टेज बिफोर देयर ट्रांसफर, मतलब ट्राइब्यूनल उसको कंटिन्यू करेगा। यहाँ तक डन है। लास्ट नंबर डी। अच्छा, डी को समझाने के लिए ना मैं कुछ रफ वर्क कर रहा हूँ, वो कॉपी मत करना। एक बार खाली बस बोर्ड पे देखना। इधर ध्यान से देखो। ठीक है, ये सीन था। दिस इज 1956, दिस इज व्हाट 1956, एंड दिस इज व्हाट सीका एक्ट 1985। ये क्या है? कंपनीज एक्ट 1956, और ये क्या है? सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, सीका एक्ट। ठीक है, 2002 से मैथ्स चल रहा था कि दो बॉडीज बनेगा, एक बनेगा अपना एनसीएलटी सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा अपना बनेगा एनसीएलटी। ठीक है, और जैसे ये लोग बनेंगे ना, ये इधर बीआईएफआर वाला इधर, और एआईएफआर वाला इधर। ठीक है, बीआईएफआर का फुल फॉर्म बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अब इधर देखो, आईएफआर कॉमन है, खाली ए एपलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब क्या होता है, बीआईएफआर में कोई सिख कंपनी का केस जाता है, जो भी जजमेंट आया उसके खिलाफ अपील का होगा एआईएफआर। तो ये सीन था। ठीक है, 2002 से बात चल रही थी इसकी कि एनसीएलटी बनेगा बनेगा बनेगा। 1956 के एक्ट में अमेंडमेंट लाए पर नोटिफाई नहीं किया। सोचो, अमेंडमेंट आ गया, नोटिफाई नहीं हुआ, पार्लियामेंट में पास हो गया, नोटिफाई नहीं हुआ। ऐसा एक केस, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, ये प्रेसिडेंट का वो क्या बोलते हैं वो साइन, पर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई नहीं हुआ। ये बना ही नहीं। देखो ना, अभी बना है ना, 1 जून 2016 में आके बना है, अभी तक नहीं बना था, अब बना है जाके। ठीक है, तो और क्या हुआ, इन्होंने सीका एक्ट को रिपील कर दिया 2003 में। सीका एक्ट को रिपील कर दिया, बोला ये बंद हो गया, क्योंकि बंद हुआ ही नहीं था। बीआईएफआर आज तक चल रहा है। तो अब ये सारे केसेस भी तो इधर जाएंगे। तो चौथा बुलेट इसके बारे में, लेकिन लिटिल डिफरेंट। तुम क्या एक्सपेक्ट करेगा कि बीआईएफआर वाला जो पेंडिंग केस है इधर कर दो, और एआईएफआर वाला इधर कर दो, पर डी में इन्होंने दोनों इधर ही किया है। ठीक है, डी में क्या किया इन्होंने, दोनों इधर शिफ्ट कर दिया है। मतलब सीधा सीधा नहीं बोला कि एनसीएलटी, जैसे पहले वाले में क्या बोलता, शैल स्टैंड ट्रांसफर्ड, यहाँ थोड़ा बीच में एक चक्कर डाल के फिर बोल रहा है। ओके, अंदर देखें, ये हो गया लिखना सबका।
बोलता है इनके पास जो भी केसेस चल रहा है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एपलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, वो सारे पेंडिंग केसेस अबेट हो जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे, हॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टॉप। फिर उसके बाद एक प्रोविजो डाल के बोला हाउएवर जो प्रोसीडिंग्स उनके सामने अबेट हुआ है, जो भी पार्टीज चाहे तो अप्लाई कर सकता है टू, ये क्या नाम है, ये ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकता है। फिर एक प्रोविजो डाल के बोलता है हाउएवर जब ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई करेंगे तो फिर से पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने दे दिया ना वहां पे पैसा, तो अब दोबारा पैसा थोड़ा लगेगा यहाँ पे अप्लाई करने का, ठीक है, वही लिखा है नीचे। नंबर डी, भाई डी के नीचे देखो दो दो प्रोविजो दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, मिला क्या, वो दोनों प्रोविजो डी का हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ डी, ठीक है, पढ़े। नंबर डी, वो दोनों प्रोविजोस है ना, वो ए बी सी डी पे नहीं, वो सिर्फ डी पे है वो। टू अपील एनी, नंबर डी, एनी अपील प्रेफर्ड टू AAIFR or any reference made or inquiry pending to or before the BIFR under Sikh Industrial Special Provisions Act 1985 immediately before the commencement of this act shall stand, underline, shall stand abated। मतलब यहां तक क्या बोला, अबेट कर जाएगा। फिर उसके बाद क्या प्रोविजो डाल के बोला कि चाहो तो 180 दिन के अंदर, इधर चाहो तो 180 दिन के अंदर एनसीएलटी के पास अप्लाई कर सकते हो, इधर लिखो ना विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज, ठीक है। पढ़ो नीचे प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सच अपील और रेफरेंस और इंक्वायरी स्टैंड्स अबेटेड अंडर दिस क्लॉज, क्लॉज नंबर डी, क्लॉज के ऊपर लिखो डी, मे मेक अ रेफरेंस टू द ट्राइब्यूनल। अब देखो नेग्लेक्ट नहीं बोला ना, चेक कर, मेरा माइंड तो मेरे को नॉर्मली बोलता है BIFR तो NCLT, AIFR तो नेग्लेक्ट, पर बोला नो, सीधा किधर चल दो, ट्राइब्यूनल। मे मेक अ रेफरेंस टू द ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। अब उसके बाद फिर एक प्रोविजो डाला और उसमें बोला है कि अप्लाई जब करोगे ना ट्राइब्यूनल में तो पैसा नहीं लगेगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो फी शैल बी पेएबल फॉर मेकिंग सच रेफरेंस। क्लियर है एकदम, ये 434 डन है क्या, उसका सेकंड बॉक्स में कुछ नहीं है। पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइब्यूनल की प्रोसीडिंग्स को लेकर रूल्स बना सकते हैं, हाँ ठीक है, ओके डन।